कोई भी क्रिमिनल चाहे कितने ही शातिर तरीके से अपने आप को बचाने का यत्न कर ले, अगर पुलिस अपनी पर आ जाती है तो उसे जमीन से भी खोद कर निकाल देती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति 23 साल पहले एक क्राइम को कर भाग जाता है और 23 साल बाद पुलिस उसे साधु के भेष में एक कुटिया के अंदर से पकड़ती है। पूरा मामला जब लोगों के सामने आता है तो सभी यही कहने लगते हैं कि अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो जमीन से भी क्रिमिनल को खोदकर बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा और इसी का एक बरसाना थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है नंदगांव और इसी के अंतर्गत एक कुंज कुठी है। ये कुंज कुठी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 25 जुलाई 2023 को 3 लोग जो साधु के भेष में होते हैं, एक अपने आप का नाम बताता है हरिहर नाथ, दूसरे का नाम होता है कालीनाथ और तीसरे का महेंद्र नाथ, जो कि कुंज कुठी के अंदर गेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक साधु बैठे होते हैं। उनसे कहने लगते हैं कि महाराज, क्या हम इस कुटी के अंदर जा सकते हैं? तो साधु महाराज कहते हैं कि आप कहाँ से आए हो? तो ये तीनों अपने आप को काशी से बताते हैं कि हम काशी से आए हैं और यहाँ पर 2-3 दिन रुकना चाहते हैं। तो महाराज उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए और आराम से यहाँ पर रहिए, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही ये तीनों साधु अंदर जाते हैं तो अंदर एक और साधु महाराज बैठे होते हैं जिनका नाम होता है भोलेनाथ और जिनकी उम्र लगभग 50 साल होती है। जब ये तीनों उसके आसपास पहुंचते हैं और उससे बातचीत करने का यत्न बनाने लगते हैं तो वो ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं करते, वो चुपचाप अपने कामकाज में लगे रहते हैं। और जैसे ही 2-3 दिन इनको वहाँ पर रहते हुए बीत जाते हैं, 3 दिन के बाद ये तीनों के तीनों उसके पास उसकी बगल में खड़े हो जाते हैं और उसके सर पर रिवाल्वर तान देते हैं। जब भोलेनाथ साधु महाराज इस तरह का वाक्य देखते हैं और भी जो वहाँ पर साधु होते हैं वो एकदम से इनका विरोध करने लगते हैं, लेकिन फिर ये तीनों बताते हैं कि हम यहाँ पर पुलिस वाले हैं और जो आपके सामने ये भोलेनाथ के भेष में है, इसका नाम भोलेनाथ नहीं, इसका नाम पदम चरण है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। फिर वो तीनों अपना परिचय देते हैं। जो हरिहर नाथ बन के आए थे वो एएसआई सहदेव होते हैं, दूसरे जनार्दन होते हैं और तीसरे अशोक होते हैं। तीनों अपनी पुलिस की आईडी उन साधुओं को दिखाते हैं। साधु भी यहाँ पर कुछ नहीं कहते और चुपचाप भोलेनाथ जो यहाँ पर साधु बनकर रह रहे थे 23 साल से, वो पदम चरण उड़ीसा के रहने वाले होते हैं, उनको अपनी गिरफ्त में लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद इनको सूरत लेकर पहुंच जाते हैं। और जब इस पदम चरण की बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता है। पदम चरण हकीकत में उड़ीसा का रहने वाला होता है। इसके परिवार में इसके पिता बहन भाई होते हैं और इसका परिवार बहुत ही गरीब होता है और गरीबी के चलते हुए साल 2001 में ये अपने घर परिवार को छोड़कर सूरत में आ जाता है और सूरत में नौकरी करने के वास्ते आता है, लेकिन वहाँ पर इसे कोई नौकरी नहीं मिलती और वहीं पर ये एक सब्जी का ठेला लगाने लगता है और सब्जी के ठेले से इसको अच्छा खासा पैसा आमदनी होने लगती है, जिसमें से कुछ पैसा ये अपने ऊपर खर्च कर लेता और कुछ पैसा अपने माता पिता और अपने बहन भाई के खर्चे के लिए अपने गांव में भेज दिया करता। ये वहीं पर सूरत के एक शांति नगर सोसाइटी है, उसमें ही एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक्य होता है जब इसके सामने उसी सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रजनी होता है, उम्र 23 साल होती है, उसे देखता है तो ये देखकर उसे दंग रह जाता है क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत होती है। ये उसे बहुत ही गहरी निगाहों से देखने लगता है, वो भी इसे देखने लगती है और आंखों ही आंखों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे से ये अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। मामला इतना आगे तक बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो पदम चरण होता है वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है और इस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब पदम चरण बाजार के अंदर जाता है, अंदर एक और अलग नज़ारा देखता है। उस नज़ारे को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो लड़की इससे शादी का वादा कर रही है वो किसी और की बाहों में बाहें फैलाकर घूम रही है। जब ये पूरा मामला ये अपनी आंखों से देखता है तो वहाँ तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी सोसाइटी में आ जाता है और जैसे ही रजनी शाम को वहाँ पहुँचती है तो रजनी से बातचीत करने लगता है, उससे कहने लगता है
है कि ये लड़का कौन है और तू इसके साथ क्यों घूम रही है। फिर ये रजनी बताती है कि लड़का विजय साजीवार है और मैं इससे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। जब ये पदमचरण इस तरह का वाक्य सुनता है तो एकदम से टूट जाता है और कहने लगता है कि तुम इससे शादी नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है, तुम मेरे साथ ही शादी करोगी, नहीं तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है इससे साफ कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो इसके साथ मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, तुम तो एक ठेला लगाती हो और ये एक बहुत अच्छी नौकरी करता है, मैं इसी के साथ शादी करूंगी। अब जो पदमचरण होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जो विजय साजीवार होता है उससे मिलने के लिए बुलाता है। 3 सितंबर 2001 का वाक्य होता है। जो उड़ना थाना क्षेत्र है उसी के अंतर्गत एक खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी में इसे मिलने के लिए बुलाता है और जब इससे मिलता है, इससे बातचीत करता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, इससे मेरा पहला प्यार प्रसंग चला हुआ है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इधर जो विजय होता है वो भी कह देता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों में आपस में झड़प होने लगती है और झड़प भी इस कदर आगे बढ़ जाती है। जो पदम होता है विजय के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद खाड़ियों में उसे फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। वो सीधा अपने गांव, अपने घर उड़ीसा पहुंच जाता है। इधर अगला ही दिन जैसे आता है 4 सितंबर 2023, जो रजनी होती है अपने बॉयफ्रेंड को चारों तरफ तलाश करती है लेकिन कहीं से भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने बॉयफ्रेंड की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसमें एक नाम देती है कि इस व्यक्ति ने मेरे बॉयफ्रेंड को गायब किया है, जिसमें नाम देती है पदमचरण का। अब पुलिस पदमचरण के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। इधर जैसे ही थोड़ा टाइम और बीतता है, खाड़ी से एक डेड बॉडी मिल जाती है। उस डेड बॉडी की शनाख्त विजय के नाम से हो जाती है। फिर पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जो पदमचरण है उसके घर पर पुलिस पहुंचती है। वहां जाकर पदमचरण के पिता से बातचीत करती है तो पदमचरण का पिता होता है वो यही कहता है कि रात को तो यहाँ पर वो आया था लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। उसके बाद पुलिस उसकी तमाम तरह की कोशिशें करती है लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं चलता। उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया जाता है, इस फाइल से कभी धूल ही नहीं उठती। और फिर साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में जो वहाँ के कमिश्नर नए आते हैं, विनोद कुमार तोमर, जो भी पुरानी फाइल होती है उन सभी फाइलों को खंगालते हैं, उन सभी फाइलों को खोला जाता है और उनमें से एक फाइल विजय की भी होती है, इसको भी खोला जाता है और इस फाइल को एएसआई सहदेव और उनकी टीम को सौंपा जाता है। एएसआई सहदेव अपनी पूरी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। कहीं से जो पदमचरण होता है उसके पिता का नंबर लेते हैं और उसके नंबर को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है, उस पर किस किस का फ़ोन आता है और उससे पता चलता है कि इसके पास पदम का फ़ोन भी आता है। और फिर पदम के नंबर की लास्ट लोकेशन जांची जाती है। मथुरा के बरसाने के नंदगांव के कुंज कुठी में ये एक साधु के भेष में रह रहा है। फिर यहाँ पर ये तीनों लोग साधु के भेष में जाते हैं और वहाँ पर 2-3 दिन बिताते हैं। 2-3 दिन बिताने के बाद जब इनकी पूरी तसल्ली हो जाती है उसके बाद ये अपने असली चेहरे को लेकर आते हैं और जब इस साधु जो वहाँ पर बने होते हैं भोलेनाथ, उनको गिरफ्तार करते हैं और उनको गिरफ्तार करके फिर सूरत ले आते हैं। फिर इनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहावत आज यहाँ पर सटीक होती हुई दिखाई देती है कि अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो वो जमीन से भी खोद कर क्रिमिनल को निकाल कर ले आती है। यहाँ पर 23 साल के बाद इतने बड़े शातिर क्रिमिनल को पुलिस ने दोबारा से अपनी गिरफ्तारी में लिया और उसे जेल के अंदर भेज दिया है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, सावधान रखें और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।